अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका होस्ट बिलाल अहमद और आज हमारे साथ हमारे एक आईसीएस के सीनियर हैं जाज़िब खान साहब, जिनका जो एक्सपर्टीज़ हैं वो रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म पे हैं, क्योंकि इस पे पहले वो ऑलरेडी काम कर चुके हैं। उनका जो फाइनल ईयर का थीसिस था वो भी इसी टॉपिक पे था। इसके अलावा भी वो काफ़ी इदारों में भी काम कर चुके हैं, जैसे नया दौर है, और अब इंडिपेंडेंटली वो एक चैनल चला रहे हैं, डिजिटल जर्नलिस्ट हैं, आज़ाद लब के नाम से उनका चैनल है, जिस पे जो डेवलपमेंट से रिलेटेड इश्यूज़ हैं उन पर वो अक्सर बात करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफ़ी सेंसिटिव है, लेकिन हम ट्राई करेंगे कि उसको काफ़ी अच्छे तरीके से जितना पॉसिबल हो उसको हम डील कर पाएँ। तो रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म पे हम आज बात करेंगे विद पर्टिकुलर फोकस कि इंडिया और पाकिस्तान में इस दौर में इतना ज़्यादा जो इंटॉलरेंस आम लोगों में बढ़ रहा है उसकी वजूहात क्या हैं, हिस्ट्री में इसका क्या रोल था, जो पॉलिटिकल इसके डायमेंशंस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, और किस तरह यूज़ करती है स्टेट पॉलिटिकल एजेंट्स को, रिलीजियस एजेंट्स को। तो हम डिटेल में इस पे एनालिसिस करेंगे। उससे पहले मैं आपको जो मेरा आइडिया एक्सट्रीमिज़म का, कि हमारे पास दो सेगमेंट्स होते हैं मोस्टली, एक कंजर्वेटिव है, उसके अलावा एक होता है लिबरल। जो ये चीज़ बुरी नहीं है कि आप कंजर्वेटिव हैं या लिबरल हैं, लेकिन आप जब अपने आइडियाज़ में, अपने आइडियोलॉजी में एक्सट्रीमिज़म पे जाते हैं, चाहे वो लिबरल एक्सट्रीमिज़म हो चाहे वो कंजर्वेटिव में आप उसके अपोजिट जाते हो। जैसे कि अगर हम मिसाल लेते हैं ब्लास्फेमी की, तो अगर हम देखें कि जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है, जो कंजर्वेटिव ग्रुप है, वो अपने हाथ से खुद ही फैसला कर लेते हैं। वो कहते हैं कि हम जो उनको पता भी नहीं होता कि उसने ब्लास्फेमी की भी है या नहीं, लेकिन वो चाहते हैं कि हम खुद फैसला करेंगे, स्टेट को वो चीज़ कंसिडर नहीं करते। इसके अलावा अगर लिबरल ग्रुप की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि ये कोई इशू ही नहीं है। तो मतलब हमें एक मिड वे ढूंढना चाहिए कि एक इशू है उसको कैसे टैकल करना चाहिए, बजाय इसके कि हम दोनों एक्सट्रीम पे जाकर बात करें उस पर। तो हम अपने मेहमान से पूछते हैं कि उनके लिए एक्सट्रीमिज़म या रिलीजियस जो एक्सट्रीमिज़म है वो क्या है। थैंक यू सो मच यार, सबसे पहले तो आप मदऊ करने के लिए। रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म आसान अल्फाज में मैं अगर आपको बताऊं तो इसका मतलब ये है कि किसी भी इंसान या ग्रुह के, जो कि इसको रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट कहा जाता है, उसके जो भी मजहबी अकायद हैं वो जब उसको बाय फोर्स या बाय वायलेंस एक दूसरे इंसान या ग्रुह पे फोर्स करता है, एनफोर्स करने की कोशिश करता है बाय वायलेंट मींस या बाय फोर्स, तो उसको हम रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं। और जो ग्रोह उसके मजहबी अकायद को फॉलो नहीं करता उसको वो प्रोसिक्यूट करता है, उसको ह्यूमिलिएट करता है पब्लिक स्पेसेस में, ऑनलाइन स्पेसेस में। यानी कि उसके लिए टॉलरेंस नहीं है, और वो ये चाहता है कि जो उसके मजहबी कायद हैं, सारे उसके इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं सबके वही मजहबी कायद हों। उसको हम एक रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट पर्सन या ग्रुप कह सकते हैं। जब हम पाकिस्तान की तारीख की बात करते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि जो हमारे सेक्टेरियन सिस्टम है तो इसकी बैकग्राउंड प्री इंडिपेंडेंस में जाती है। तो इसकी तारीख के बारे में थोड़ा आप बताएं कि जो सेक्ट हमारे पास अभी मौजूद हैं इनकी तारीख क्या है, और एक्सट्रीमिज़म जो हमारे यहाँ जो ग्रुप्स कर रहे हैं ये भी कहाँ से निकले, और उस वक्त इनकी आइडियोलॉजी यही थी या आगे जाके चेंज हुई है। देखें, पाकिस्तान में जो रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म को अगर आप नेविगेट करेंगे ना, तो वो इंडिपेंडेंस से पीछे जाएगा, उससे पहले जाएगा। और वो इसलिए जाएगा क्योंकि इंडिपेंडेंस में मज़हब का काफ़ी अहम किरदार था। उसमें ये हमें देखने को मिला कि यहाँ पे जब आपने एक इस्लाम के एज पॉलिटिकल मींस यूज़ करके एक अलग रियासत का मुतालबा किया, तो उससे फिर रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप भी जन्म लिए। लेकिन उस टाइम फिर पार्टीशन के बाद जो जमातुल अहरार और जमात इस्लामी का रोल रहा है वो बड़ा ऑब्जेक्शनेबल रहा है। 1953 में जो अहमदी की राइट्स हुए, जहाँ से ये उनकी डिमांड स्टार्ट हुई कि इनको नॉन मुस्लिम करार दिया जाए, वो उसमें तकरीबन मेरा ख्याल है 50 से 100 के करीब अहमदी कम्युनिटी से लोग जो थे वो हलाक हुए। उसके बाद वो राइट्स बढ़ते गए। तो फिर जब ज़िया का दौर स्टार्ट हुआ तो फिर इस्लामाइजेशन का जो एक फिनोमिना था उसने बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाई कर दिया रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म को पाकिस्तान के अंदर। वहाँ से लोग जो है, वैसे तो कहते हैं कि वहीं से पाकिस्तान में एक्सट्रीमिज़म का स्टार्ट हुआ, लेकिन उससे पहले भी काफ़ी केसेस देखने को मिलते हैं। लेकिन वहाँ से स्टार्ट हुआ, वो इसलिए स्टार्ट हुआ, उसमें कुछ ग्लोबल जो आपकी इवेंट्स थे उनका बड़ा अहम किरदार था। अफ़गान जिहाद जो हुआ स्टार्ट, वैसे तो मैं पर्सनली उसको जहाद मानता नहीं हूँ, लेकिन ये एक टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है उसके लिए। वो बेसिकली एक जंग थी एक पावर के लिए, और कम्युनिज़म वर्सेस कैपिटलिज्म की एक जंग थी, और उसमें पाकिस्तान का बड़ा ऑब्जेक्शनेबल रोल रहा है। उसके जो नताइज हैं वो आज तक हम भुगत रहे हैं। उसमें हमने जो अपनी ज़मीन इस्तेमाल होने दी, यहाँ पे अफ़गान तालिबान के कैंप्स लगे जहाँ पे उनको ट्रेनिंग दी गई, और यहाँ से पाकिस्तान से वहाँ वो लड़ने जाते थे।
सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़। तो उसका ये नुकसान ये हमें हुआ कि जब वहाँ पे जंग ख़त्म हो गई तो फिर उनके पास कुछ करने को लिए नहीं था और उनको फिर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि उनको आपने आर्म्स दे के उनको आपने हर किस्म से फैसिलिटेट करके उनको आपने पावर दे दी थी। तो फिर उन्होंने अपनी जो बंदूकों का रुख है वो पाकिस्तान की तरफ कर लिया। और फिर ज़िया के दौर में जब ईरान में ईरानी रेवोल्यूशन आई 1979 में, तो उसको काउंटर करने के लिए यहाँ पे शिया इन्फ्लुएंस ना बढ़े, यहाँ पे जो देवबंदी जमातें हैं उनको आर्म किया गया। यहाँ पे सिपह सहाबा बनाई गई 1985 में, जिसको लीड कर रहे थे जंगवी साहब जंग से जो थे। तो वह उनको पूरी तरह से स्टेट की पैट्रोनाइजेशन हासिल थी। उन्होंने पूरे मुल्क के अंदर जहाँ पे भी शिया कम्युनिटी थे उनके लोगों को कत्ल किया। और फिर वहाँ से एक आपके मुल्क के अंदर ही जो है एक रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म का एक ग्रोह के ख़िलाफ़, जिसको आप मुसलमान भी मानते हैं, उनके ख़िलाफ़ स्टार्ट हो गई। और फिर इस तरह से बहुत सारी जमातें बनती कि लश्कर तैयबा बनी, फिर उसके बाद अपना लश्कर मुजाहिदीन बनी, जिसमें अपना हमारे जो ये चबुर्जी वाले हाफिज़ सईद साहब हैं, इनका बड़ा रोल था। कश्मीर का जो सारा इशू है वो भी बड़ा इसके साथ रिलेट करता है, इसको हम आइसोलेशन में नहीं देख सकते। वहाँ पे जो एक्सट्रीमिज़म का और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का रहा है रोल पाकिस्तान का, उसने भी पाकिस्तान में इसको इंटेंसिफाई किया। तो ये रूट्स हैं पाकिस्तान में। इसमें मिलिट्री का जो रोल रहा है, स्टेट का रोल जो रहा है इन चीज़ों को अपने पॉलिटिकल मुफादात के लिए यूज़ करने का, वो बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शनेबल रहा है। और उसी की वजूहात हैं जो हम आज तक भुगत रहे हैं। वहीं से जो आप देख लें, आज अगर पाकिस्तान तहरीक तालिबान पाकिस्तान से लड़ रहा है तो तहरीक तालिबान अफ़गान तालिबान की ऑफशूट है। और जब अफ़गानिस्तान में हमने उस पर भी मैंने बात की थी, जब अफ़गानिस्तान में तालिबान ने टेक ओवर किया तो यहाँ पे बहुत लोग खुशियाँ मना रहे थे, पाकिस्तानी रियासत भी खुशियाँ मना रही थी। और आज वो ये कह रही है कि अफ़गान तालिबान जो है, अफ़गानिस्तान की ज़मीन जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ यूज़ हो रही है। तो तब आप कहाँ थे जब वहाँ पे उनकी हुकूमत आई थी और आप खुशियाँ मना रहे थे? क्यों आप जो है हमेशा गलत पॉलिसीज़ करते हैं, उनको आगे फर्दर फॉरवर्ड करते हैं, और जो आम इंसान है, आम बंदा है पाकिस्तान का, जो वो नतीजा भुगतता है जब यहाँ पे धमाके होते हैं? तो जब हम देखते हैं कि स्टेट इसको पेट्रोनाइज करती है, चाहे 1980 में ज़िया ने किया था, तो जब इनको पता है इन्होंने अपना मफाद ले लिया, पॉलिटिकल हो चाहे इकोनॉमिकल हो जो भी हो, तो उसके बाद जब इनको पता है कि अब ये हमारे खिलाफ़ हो रहे हैं, तो उसको टैकल क्यों नहीं कर पाते? इनकी पॉलिसीज़ इतनी वीक क्यों हैं कि उन ग्रुप्स को ये फिर जो इनके अंडर हैं, मतलब स्टेट के अंडर एक ग्रुप काम कर रहा है, वो स्टेट के ख़िलाफ़ काम कर रहा है, लेकिन ये फिर उसको टैकल क्यों नहीं कर पाते? देखें, मसला ये है कि यहाँ पे रियासत ने राइट विंग जो ग्रुप्स हैं उनको इतना ज़्यादा ताकतवर कर दिया है कि उनकी अब अवाम के अंदर भी एक ऑर्गेनिक फ़ैन फॉलोइंग बन चुकी है। उनको अवाम की सपोर्ट हासिल हो चुकी है, और उनको भी उनके पास जब आम एक बंदूक वाला, जब आपने किसी एक इंसान को बंदूक दे दी है ना, तो वो एक आम इंसान से बहुत ताकतवर हो गया। स्टेट इसलिए उनको अब कंट्रोल नहीं कर पा रही कि स्टेट चाहती है कि एक वास्ट लेवल के ऊपर जो है ब्लड शेड ना हो, ठीक है। इस वजह से उनको हमेशा लिवरेज दी जाती है, और उनको अनफॉर्चुनेटली जो उनके ख़िलाफ़ केसेस हैं वो भी ख़त्म कर दिए जाते हैं, जो कि बिल्कुल समझ से बाहर है। जो करंट इसकी जो आप कह रहे हैं एग्जांपल है वो TLP की है कि कितनी दफ़ा स्टेट ने जो है उनके सामने घुटने टेके हैं। वो जब मर्ज़ी चाहें पूरे इस्लामाबाद को मफलूज कर सकते हैं, जो कि एक बड़ी अहमियत का शहर है। वहाँ पे पार्लियामेंट है, आपकी जो सबसे बड़ी अदालत है वो वहाँ पे, उसके अलावा और बहुत अहम ऑफिसेज़ हैं, सब की वहाँ पे एक डिस्ट्रप्शन होती है लाइफ की। तो क्यों उनके ख़िलाफ़ एक्शन नहीं लिया जाता? इसलिए नहीं लिया जाता कि अभी भी शायद रियासत को लगता है कि हम इनसे फ्यूचर में कोई मुफाद ले सकते हैं। ये इनके जो हैं वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, जिनको कभी भी ये फ्यूचर में इस्तेमाल कर सकते हैं अपने जो सियासी मुखालफीन हैं उनके ख़िलाफ़ यूज़ करने के लिए। पाकिस्तान में जो ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, जो यहाँ पे प्रोग्रेसिव आइडियाज़ की बात करते हैं, उनको क्रश करने के लिए कभी भी इनका इस्तेमाल फ्यूचर में किया जा सकता है। इसलिए हमेशा इनको जो है वो आप कह लें कि इनको लीवरेज दी जाती है, इनको उस तरह से ट्रीट नहीं किया जाता जिस तरह से करना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि आप स्ट्रेट फायर करें। जब TLP के ख़िलाफ़ स्ट्रेट फायर किए गए लाहौर में, तो बहुत से हमारे समेत बहुत से जो सही मानों में प्रोग्रेसिव लोग हैं, लिबरल लोग हैं, वो उन्होंने उसकी मुखालफत की, क्योंकि हम कभी भी ये नहीं चाहते कि आप प्रोटेस्टर जो कि अनआर्म्ड प्रोटेस्टर हैं उन पर स्ट्रेट फायर करें। हम इसकी मजम्मत करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप उनके ख़िलाफ़ जो टेररिज्म केसेस चल रहे हैं, 7 इनके ख़िलाफ़ 24 टेररिज्म के केसेस चल रहे थे, संगीन टेररिज्म के केसेस चल रहे थे, वो सारे ख़त्म कर दिए गए एक डील के नतीजे में। तो हम इसकी भी मुखालफत करते हैं कि जिस बंदे के
सिर्फ जिसने सिर्फ अपने आप को रिहाई दिलवाने के लिए 7 पुलिस वालों को शहीद करवाया और जो पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ वो अलग। तो वो इस तरह के जब आप डील करते हैं इन लोगों के साथ, तो इस तरह से इनको एक ये मिलती है सेंस, एक प्रिवेल करती है पाकिस्तान के अंदर कि ये लोग 1000, 2000, 5000, 10,000 बंदे इकट्ठे करें और जो मर्जी करें, इनको इस्तेमाल है। तो ये जो एक आप कह लें इम्प्यूनिटी का कल्चर है ना, इसको काउंटर करना बहुत ज़रूरी है। ये साद रिजवी वाली बात है, इसमें जो उनका ग्रुप है ना, मतलब कि जो लोग उनको फॉलो करते हैं, तो वो ये कहते हैं कि ऐसी कोई बात ही नहीं है कि जो केसेस ख़त्म करवाने के लिए डील की गई थी। वो हमारा प्योर केस था जो सफ़ीर था यहाँ पे, जिसकी गुस्ताखाना खाकों की वजह से हमारी डिमांड वो थी कि उनको आपने अभी तक निकाला क्यों नहीं, क्योंकि पहले इनके साथ मुआहदा हो चुका था उनका। जब इनके जो लीडर थे उन्होंने खुद मुआहदा किया था इस्लामाबाद में, जब वो उससे पहले गए थे। तो वो कहते हैं कि जब मुआहदा हो चुका था तो उसको पूरा नहीं किया गया। तो एहतजाज की मेन वजह वो है, ये नहीं थी कि मैं साद रिजवी साहब को वहाँ से रिहाई दिलवाना चाहते हैं। जो टीएलपी का ये मौक़िफ़ था ना कि हमारा मुआहदा उनके साथ हुआ था और मुआहदे पे ये पूरा नहीं उतर रहे थे, वो वहाँ तक टीएलपी बिल्कुल सही है, ठीक है, वहाँ तक हम उसको सपोर्ट करते हैं कि रियासत ने उसका मुतालबा किया और वो उससे मुकर गई। लेकिन वो मुतालबा ही फंडामेंटली गलत था, वो मुतालबा होना ही नहीं चाहिए था। और उस मुतालबे की कोई आप कह लें कि प्रैक्टिकल उसका कोई ना लीगली कोई उसकी कोई हैसियत थी ना, वो प्रैक्टिकली आप उसको कर सकते थे। क्योंकि आप देखें कि फ़्रांस जो है वो बड़ा एक अहम मुल्क है स्ट्रेटजिटिकली, पॉलिटिकली। वहाँ पे जो कुछ हुआ उस खाना खाकों के हवाले से, और जो उसको वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का नाम देते हैं, जो कि बिल्कुल नहीं है, किसी के भी एक ग्रोह के जो कि एक बहुत बड़ी तादाद में दुनिया में मौजूद है, उसके आप एक इतने इंतहाई अहम रिलीजियस फिगर को अगर आप इंसल्ट कर रहे हैं, उनकी क्रिटिसिज्म से हमें कोई मसला नहीं। क्रिटिसिज्म हर मज़हब का होना चाहिए, जो जिससे एक आप कह लें कि एक ऐसा एनवायरनमेंट बने जो कि कंस्ट्रक्टिव हो, हर किसी को सीखने को मिले। लेकिन मॉक करना, इंसल्ट करना रिलीजियस फिगर्स की, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है। जहाँ तक वो मुआहदे की बात है, तो वो मुआहदा ऐसा था कि वो आप ये समझ लें कि हमारे आम अल्फाज में एक यूज़ होती है कि लॉलीपॉप देना, तो वो टीएलपी को लॉलीपॉप दिया गया था। वो कभी भी उस पर अमल दरामद हो ही नहीं सकता। पाकिस्तान जो है वो बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी फ्रांस से इम्पोर्ट करता है जो कि ख़त्म नहीं हो सकती। मसलन बहुत ज़्यादा जो हमारी न्यूक्लियर वॉरफेयर की चीज़ें वो फ्रांस से इम्पोर्ट होती हैं। उसके अलावा यहाँ पे लाइफ सेविंग ड्रग्स, वो दवाइयात जो कि इंसान की ज़िंदगी बचाती हैं इंतहाई क्रूशल मराहिल में, वो फ्रांस से इम्पोर्ट होती हैं। उसके अलावा पाकिस्तान ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स में फ्रांस का कर्जा देना है, ठीक है। तो आप उनके साथ किसी भी किस्म की जो आपके रवाबित है ना, वो ख़त्म नहीं कर सकते। कल इमरान खान का बयान आया कि हम सब फ्रांस में अपना सफ़ीर दोबारा जो है वो लगा रहे हैं, ठीक है। दूसरा, जो वो ये टीएलपी कहती है कि हमारा जो सारा धरना हुआ, जो हमारी डिमांड्स थी, वो तो थी कि आप फ्रांस से ताल्लुकात ख़त्म करें, अपना जो उनके साहबजादे हैं साद रिजवी, उनकी रिहाई का कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये इसको उनके जो अपना मीडिएटर थे मुफ्ती मुनीब, उन्होंने निगेट कर दिया जब उन्होंने टीवी पे आके ऑन रिकॉर्ड ये कहा कि टीएलपी ने सफ़ीर के निकालने का कोई मुतालबा किया ही नहीं। ये ऑन रिकॉर्ड है, टीवी आप न्यूज़ रिपोर्ट्स देख सकते हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख सकते हैं, जिसमें मुफ्ती मुनीब ने ये मानना है कि टीएलपी ने सफ़ीर निकालने का जो मुतालबा है वो सिरे से कभी किया ही नहीं। ये मुफ्ती मुनीब जो जिसको मीडिएटर बनाया टीएलपी ने, उनकी ये स्टेटमेंट है। तो ये इस चीज़ का सबूत है कि ये सारा कुछ जो कुछ किया गया, ये सिर्फ़ और सिर्फ साद रिजवी की रिहाई के लिए किया गया और अपनी पॉलिटिकल रेलिवेंस को बरकरार करने के लिए, अपने सियासी मफादात के लिए इन्होंने 7 पुलिस वालों को शहीद किया और पूरे मुल्क को मफलूज बनाया, यहाँ पे पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान किया। तो जब उनका हम बयानी की बात करते हैं, तो स्टेट को चाहिए था कि जब वहाँ से खाकों की अशात हुई थी तो ऐसा कोई स्टेप लेते कि जो रिलीजियस ग्रुप्स यहाँ पे हैं वो इस तरह इतना उनको बुरा ना लगता। मतलब कि एक आम हम मुसलमान हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हमें भी उस चीज़ का बुरा लगा था। तो अगर हम ये बात मान लें कि हमारे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हैं उनके साथ, तो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है यहाँ पे, क्योंकि ऐसे बोल्ड स्टेप्स लेने पड़ते हैं ऐसे मौके पे जब पता हो कि आपको मास लेवल पे ब्लडशेड हो सकता है। तो स्टेट इतनी इनकेपेबल ही क्यों है कि वो इनको इतना आगे आगे डोमिनेट करना पड़ जाए? देखें, बात पता क्या है, आज का जो दौर है ना, जो करंट सिचुएशन है पूरी दुनिया की, आज सिर्फ वही मुल्क सर्वाइव कर सकता है जो कि इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। आप
क्या चाहते थे इमरान खान क्या करता? इमरान खान या कोई भी हुकूमत होती, मैं पर्सनली पीटीआई को सपोर्ट नहीं करता वैसे, लेकिन कोई भी हुकूमत होती वो क्या करती? ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकती थी? वो एक बयान दे सकती है बस कि हम इसकी मजम्मत करते हैं, जो कि हमेशा ये लोग देते हैं। ठीक है, हम इंटरनेशनल कम्युनिटी में जाके इसकी वो करारदाद करेंगे, यूएन में जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, इन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं होता। ठीक है, ये सिर्फ आपकी इमेज बिल्डिंग के लिए और एक डिप्लोमेटिक जो प्रोटोकॉल्स हैं वो फॉलो करते हैं। जो ताल्लुकात ख़त्म करने वाला है वो मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता। ठीक है, तो पाकिस्तान कब अपनी बात मनवाएगा? जब वो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग होगा, जब हमारे जो ये जो स्टेट है, ये जब नेशनल सिक्योरिटी का ये जो सारा आप समझ लें ये पूरा एक पैराडाइम बनाया हुआ है, झूठा पैराडाइम बनाया हुआ है, जब तक ये एक सिक्योरिटी स्टेट से वेलफेयर स्टेट नहीं बनेगी, यहाँ पे इकोनॉमिकली आप यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, पर कैपिटल इनकम नहीं आपकी बढ़ेगी, आपकी जीडीपी नहीं बढ़ेगी, जितने भी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो आप उसको जो है इंप्रूव नहीं करेंगे, उनको एनहांस नहीं करेंगे, तब तक आपकी बात कोई नहीं सुनेगा। यही हमारे साथ आज होता है, जब आप कुछ कॉल लेके फिरते हैं हर दुनिया में और फिर आप कहते हैं कि हम इस्लाम का भी किला है, ठीक है, हम जो है पूरी उम्मत मुस्लिमा का ठेका आपने उठाया हुआ है। तो ऐसे नहीं होता, सिर्फ रेटरिक से जो है ना मुल्क नहीं चलते, ना ही लोग आपकी बात मानते हैं। लोग तब आपकी बात मानेंगे जब आप इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग है, आपकी एक स्टैंडिंग है पूरी दुनिया के अंदर। तो जब तक आप इस मुल्क को सिक्योरिटी स्टेट से एक वेलफेयर स्टेट नहीं बनाएंगे सही मानों में, तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप सिर्फ बयान दे सकते हैं, उसके अलावा आप ताल्लुकात ख़त्म करने वाला ये अमेरिका, चाइना, रशिया अफोर्ड कर सकता है, आप अफोर्ड नहीं कर सकते ये चीज़ें। तो इसमें अब इवेंट्स की अगर हम बात करते हैं, हिस्ट्री में जाते हैं, जो 9/11 का वाक़या हुआ था, उस चीज़ ने काफ़ी हद तक मतलब मुसलमानों की पूरी दुनिया में एक इमेज बिल्डिंग नेगेटिव पोर्ट्रे की थी। पाकिस्तान में भी उसका काफ़ी इम्पैक्ट हुआ था। तो उसने किस तरह इम्पैक्ट किया इस पैराडाइम को? पाकिस्तान में जो रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म है, उसको किस तरह देखते हैं आप? सबसे पहले से हमने पहले बात की कि जो अफ़गानिस्तान में जंग हुई 1979 में जो स्टार्ट हुई सोवियत यूनियन के खिलाफ, उसने बड़ा अहम किरदार अदा किया पाकिस्तान में रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म को बढ़ाने में। उसके बाद जो बड़ा इवेंट है ना वो है 9/11 का। उसमें ये था कि जिन लोगों के ख़िलाफ़, जिन लोगों के साथ आपने अफ़गान जिहाद में जंग की ना, फिर आपको पैसे मिले कि आपने अब उनके ख़िलाफ़ जंग करनी है अमेरिका ने। तो ये तो आप ये कह लें कि आप जो बातें करते हैं ना बड़ी इस्लाम की कि हम इस्लाम का किला हैं और हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, आपने जिन लोगों के साथ मिल के जिहाद, जिसको आप सो कॉल्ड जिहाद कहते हैं, जिहाद किया, अब आपने उन्हीं के ख़िलाफ़ जंग की है क्योंकि आपको उनके ख़िलाफ़ पैसे मिल रहे हैं। तो हमारी तो जो जिहाद है ना वो अल्लाह के लिए नहीं होता, वो डॉलर के लिए होता है। तो डॉलर आपको उनके ख़िलाफ़ मिले, उससे क्या नुकसान हुआ कि वो सारे लोग अफ़गान तालिबान आपके ख़िलाफ़ हो गए। और सिर्फ अफ़गान तालिबान नहीं, वहाँ पे सिर्फ एक जमात नहीं थी, वहाँ पे अलकायदा थी और उसके अलावा मल्टीपल ऐसे रिलीजियस ग्रुप्स थे जो आपने अपने ख़िलाफ़ कर दिए। उससे यहाँ पे तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने जन्म लिया और फर्दर उसके भी अब फ्रैक्शंस बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं पाकिस्तान के अंदर, उन्होंने जन्म लिया। उससे क्या हुआ कि यहाँ पे एक ग्रोह जिसको देवबंदी ग्रोह कहा जाता है वो बहुत ज़्यादा मिलिटराइज हो गया और उसने यहाँ पे अपने अलावा सब फ़िरक़ों की जो मसाजिद थी, मसाजिद को भी नहीं छोड़ा, मार्केट्स में क्रिश्चियंस के ऊपर हर सेगमेंट ऑफ लाइफ को उसने टारगेट किया। और यहाँ पे आपने देखा, हमने भी देखा, हम उसी दौर से बड़े हो के आए हैं कि यहाँ पे हर रोज़ कहीं ना कहीं कोई धमाका होता था। तो वो एक बहुत अहम आप कह लें कि एक इवेंट था जिसमें दोबारा मिलिट्री की जो पॉलिसीज़ थी उसका नुकसान आम आदमी ने उठाया। अब तक 80,000 सिविलियंस जो हैं वो वॉलंटियर की वजह से अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं, जिसमें आई थिंक 6 से 7,000 आर्मी के जवान हैं और 70,000 प्लस जो हैं वो आम आदमी सिविलियन, जिसका किसी जंग से कोई ताल्लुक़ नहीं है, जिसका इस मुल्क की जो पॉलिसी जिसकी वजह से उनकी जानें गई हैं उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, उन्होंने अपनी जानें खोई हैं उस गलत पॉलिसीज़ की वजह से। हम एक्सट्रीमिज़म की बात करते हैं, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, हमने भी पढ़ा है उसमें, तो हमें एक इस्लाम के बारे में चीज़ पढ़ाई जाती है कि इस्लाम नमाज, रोज़ा, ज़कात इन चीज़ों तक महदूद करके हमें पढ़ाया जाता है। लेकिन अगर हम देखते हैं तो इस्लाम एक पूरा लाहे अमल है, एक कंप्लीट पैकेज है। आपने इकोनॉमिक की बात करनी है, आपने सोशल इश्यूज़ की बात करनी है, फॉरेन पॉलिसी आपने कैसे डील करनी है। तो जब हम लोगों को इस्लाम के इन एस्पेक्ट्स तक महदूद रखा जाता है कि आपने इन चीज़ों से बाहर ही नहीं निकलना, तो ये एजुकेशन सिस्टम भी समहाउ उसमें रोल प्ले करता है कि आपका जो माइंड सेट है वो रिजिड हो जाता है। आप पॉलिटिकल लीडर्स को जो क्वेश्चनिंग करनी होती है ना, आप उसके केपेबल नहीं रहते। और जो मोस्ट ऑफ द पीपल इनके होते हैं रिलीजियस फॉलोअर्स के, वो तो होते भी बेचारे जिनके पास एजुकेशन
मोस्ट ऑफ, लेकिन कुछ ऐसे बाज़ ऐसे भी हैं जो पढ़े लिखे भी हैं, लेकिन जो पढ़े लिखे हैं उनमें भी ये है कि उनको इस चीज़ से आगाह नहीं किया जाता है कि इस्लाम एक्चुअली में क्या है, चाहे वो पॉलिटिकली एंगल में देखें या हम उसको इकोनॉमिक एंगल में देखें। तो एजुकेशन का कितना रोल है एक्सट्रीमिज़म को प्रमोट करने में, मतलब कि जो चीज़ें उसमें इंक्लूड होनी चाहिए वो इंक्लूडेड नहीं है उस सिस्टम में, तो ये किस हद तक इस चीज़ को चेंज करता है? देखें, एजुकेशन का आई बिलीव बहुत अहम रोल है इसमें, क्योंकि यहाँ पे एजुकेशन जो आपका सारा करिकुलम है वो बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शनेबल है। उसमें जिस तरह आपने इस्लाम की बात तो की ना, वो तो है ही है, उसके अलावा जो आपके यहाँ रिलीजियस मिनॉरिटीज़ हैं उनके ख़िलाफ़ जो हेटरेड है वो बहुत ज़्यादा इनकॉर्पोरेट किया गया करिकुलम के अंदर, जिसकी नतीजा ये निकलता है कि छोटी उम्र में ही बच्चों के जो ज़हन है वो इंतहाई रिजिड हो जाते हैं और वो उनको पता नहीं एज एलियन ट्रीट करते हैं जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं, और उनके ख़िलाफ़ जो प्रोसिक्यूशन है, जो आप डिस्क्रिमिनेशन है, वो बचपन से ही स्टार्ट हो जाती है। मेरे कुछ हिंदू दोस्त हैं जो मुझे बताते हैं कि बचपन में ही उनके साथ स्कूल में कोई बैठता नहीं था, जिस क्लास में वो पानी पीते थे उस क्लास में पानी नहीं कोई पीता था। मतलब कि उनकी पूरी जो एजुकेशन स्टूडेंट लाइफ है वो आइसोलेशन में गुजरी है, और जिसका इम्पैक्ट जो है वो फिर जाहिर सी बात है उसका जो ट्रॉमा है और वो जो सारा कुछ उनकी अपब्रिंगिंग है वो जब बड़े होते हैं तो उसका असर रहता है उनके ऊपर। तो ये तो है ही। फिर दूसरा, जब आपने इस्लाम की बात की, तो मेरा ख्याल है कि एजुकेशन सिस्टम के अलावा एजुकेशन में तो है ही ये एक बहुत बड़ा गैप है कि जहाँ पे जो सोशल वैल्यूज़ हैं जो इस्लाम हमें सिखाता है और जो कल्चरल वैल्यूज़ हैं उसके वो तो फुकदान है ही है। लेकिन आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में जो कल्चर है ना इस्लाम सीखने का, वो है मौलवी से। यहाँ पे हमें मौलवी इस्लाम बताता है क्या है। तो मौलवी ने, आपने देखा होगा कि जो खुतबे होते हैं नॉर्मली जुम्मे के, जिसमें ज़्यादातर बात होती है इस्लाम के ऊपर, तो यहाँ पे 90% जो खुतबे होते हैं ना या जो भी बात होती है इस्लाम की, वो सिर्फ़ और सिर्फ हुकूकुल्लाह पे होती है, जिसमें नमाज, हज और ज़कात, इन सब चीज़ें हकूक़ुल बात पे बहुत बड़ा फुकदान है। यहाँ पे ये नहीं बताया जाता कि पब्लिक डीलिंग किस तरह करनी है आपने, हमसाए के क्या हकूक़ हैं, माँ बाप के क्या हकूक़ हैं, बच्चों के क्या हकूक़ हैं, दोस्तों के क्या हकूक़ हैं, ठीक है, रियासत के क्या हकूक़ हैं, एक शहरी की एक सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के हैं। इन चीज़ों पे बात नहीं होती, यानी कि ज़िंदगी का जो भी आपके पहलू है ना उस पर बात नहीं होती और सिर्फ हुकूकुल्लाह पे बात होती है और उन्हीं पर जोर दिया जाता है। वो चीज़ें हैं जो कि आपकी, जिस पे इस्लाम खुद, अल्लाह ताला खुद कहते हैं कि हुकूकुल्लाह माफ़ हो सकते हैं, हुकूकुल बाद माफ़ नहीं हो सकते। तो जिन चीज़ की माफ़ी नहीं है उस पर बात नहीं होती और जिस चीज़ की माफ़ी हो सकती है उस पर बात होती है। और यही मसला है कि यहाँ पर आप पाकिस्तान में कोई चीज़ खालिस नहीं मिलेगी आपको, हर चीज़ में 2 नंबरी है। पब झूठ यहाँ पे आम है, हर किस्म का जो सोशल ईवल है वो पाकिस्तान में मौजूद है। लेकिन हम सबसे अच्छे मुसलमान हैं और हम जो हैं बहुत अच्छे उम्मती हैं। तो ये जब तक हम अपनी लाइफ को बेहतर नहीं करेंगे ना, अपनी पब्लिक डीलिंग्स को बेहतर नहीं करेंगे, आपको क्या लगता है कि लोग सिर्फ ये इस्लाम किताब से देखते हैं कि जी इस्लाम की जो कुरान पाक में तो इस्लाम ये है, लेकिन जो मुसलमान है वो ऐसा है। तो जब तक हम प्रैक्टिकली इस्लाम को फॉलो नहीं करेंगे और जो उसकी टीचिंग को फॉलो नहीं करेंगे, और एजुकेशन में भी जिस तरह आपने बात की, वहाँ पे भी हमें ये चीज़ बच्चों को पढ़ाने की ज़रूरत है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जो मदीना की रियासत की जो बात की जाती है वो भी एक पॉलिटिकल स्लोगन बन चुका है आज, तो उसमें मिनॉरिटीज़ के क्या हकूक़ थे, जो आप वसल्लम ने एक मुआहिदा तय किया क्रिश्चियंस के साथ जो कि उनकी रियासत के अंदर रहते थे। उस मुआहिदे में ये लिखा हुआ था कि आपकी जो मजहबी आज़ादी है उसको इंश्योर करना, आपकी जो इबादत गाहें हैं उसको इंश्योर करना हमारा फ़र्ज़ है। और उस मुआहिदे पे ये लिखा हुआ है कि क़यामत तक के मुसलमानों का जो है वो इस मुआहिदे के पाबंद है। सिर्फ उस टाइम की बात नहीं की, नबी के वसल्लम ने जो मुआहिदा किया उसमें ये बताया कि जो मुसलमान मेरे बाद आएंगे उनकी भी ये जिम्मेदारी है कि वो आपकी जो इबादत गाहें हैं उसकी हिफाजत करें और आपकी जो मजहबी आज़ादी है उसकी हिफाजत करें। तो क्या हमने वो मुआहिदा निभाया है? तो ये हर किसी को अपने आप से सवाल करने की ज़रूरत है कि हम क्यों उन चीज़ों पे गौर नहीं करते जो उस टाइम की पब्लिक डीलिंग्स थी, आप वसल्लम की जो सहाबा थे उनकी, उन पे गौर नहीं करते और सिर्फ जो है कुछ चीज़ों में फोकस किया हुआ है। और डिफरेंसेस भी इस तरह के अपने अंदर ही सेक्ट्स के अंदर पैदा कर ली हैं जो कि इतने मेजर नहीं हैं और ये हमेशा रहेंगे ना, ये ख़त्म होने वाले हैं। लेकिन उनकी बुनियाद के ऊपर ये फिर कुफर के फतवे और एक दूसरे को मारना धारना, अपनी सिर्फ दुकानें चमकाने के लिए, इन चीज़ों को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। इनको ख़त्म किए बगैर रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म को ख़त्म करना बहुत मुश्किल है।
तो जब हम रिलीजियस माइनॉरिटीज़ की बात करते हैं तो पाकिस्तान में उनके साथ काफ़ी हद तक मतलब जो आपने चीज़ें बताई हैं, लेकिन जब हम अपने हमसाया मुल्क में जाते हैं इंडिया में, तो इन दोनों में मुझे एक डिफरेंस लगता है कि जब पाकिस्तान है वहाँ पे स्टेट इस तरह के नैरेटिव को सपोर्ट नहीं करती, लेकिन हम इंडिया में देखते हैं तो वो बाकायदा बीजेपी और आरएसएस की आइडियोलॉजी है, वो खुद इस चीज़ को पैट्रोनाइज करते हैं। चाहे उनकी अदालतें हों, जैसे उन्होंने भी कहा है कि आप स्कूल्स में जाके हिजाब पहन के नहीं जा सकते हैं, हालांकि दैट्स नॉट अ बिग डील, लेकिन उनकी एक ऑफिशियल हिस्ट्री जो वहाँ का महाराष्ट्र का कोर्ट है जहाँ पे वो इशू हो रहा है, तो उन्होंने ये डिक्लेयर किया है कि आप क्लासरूम में हिजाब लड़कियाँ नहीं पहन सकती। तो ये डिफरेंस किस हद तक मतलब उनके यहाँ हिंदुत्व बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, लेकिन वहाँ पे और यहाँ पे फ़र्क ये है कि हमारे यहाँ इस चीज़ को स्टेट उतना उस हद तक अगर बिहाइंड द डोर्स करती होगी, लेकिन वो तो खुलेआम करते हैं। वहाँ पे आरएसएस आइडियोलॉजी इतनी ज़्यादा डोमिनेट हो चुकी है कि वो कहते हैं कि हम ये चीज़ होने नहीं देंगे, चाहे वो जुमे की नमाज़ खुलेआम पढ़ने की बात हो या उसके औरतों को हिजाब से रोकने की बात हो। तो स्टेट का रोल वहाँ यहाँ पे काफ़ी हद तक रोल प्ले कर रहा है। तो इस चीज़ को कैसे देखते हैं इंडिया में जब हम बात करते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि पाकिस्तान में अगर किसी शख्स को ये हक़ है कि वो इंडिया की जो माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ उनकी गवर्नमेंट के इक़दाम हैं उसको क्रिटिसाइज़ करे, तो वो सिर्फ उस बंदे को हक़ है जो पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ के जो ख़िलाफ़ इक़दाम हैं उसको क्रिटिसाइज़ करता है। अगर आप यहाँ पे उन चीज़ों को सपोर्ट करते हैं तो फिर ये आपकी हिपोक्रेसी है। आपने वो मॉरल ग्राउंड छोड़ दी है कि आप किसी और मुल्क में जिस माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ जो एक्शन हो रहे हैं उसको क्रिटिसाइज़ कर सकें। ठीक है, सबसे पहली बात ये। दूसरी बात, इंडिया के जो आपने वो एक बताया कि एक डिफरेंस है मेन, वो ये है कि पाकिस्तानी रियासत जो है वो न्यूट्रल है और वो इस तरह की चीज़ों को रियासती लेवल के ऊपर इन चीज़ों को प्रमोट नहीं करती। तो ये बात काफ़ी हद तक ठीक है। पीटीआई की गवर्नमेंट स्पेशली इन चीज़ों पे काफ़ी रिजिड स्टांस ली है, जो कि अच्छी बात है। इंडिया में मसला ये है कि इंडिया में जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है तो वो बेसिकली उनकी जो सारी पॉलिटिक्स है ना वो हेट्रेड के ऊपर बेस है। ठीक है, और वो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी खेलते हैं जिस तरह से ब्रिटिश ने खेली थी सब कॉन्टिनेंट में। तो वो उनकी जो पॉलिटिक्स है ना उसके लिए लाजमी है कि वो लोगों को डिवाइड करें, वो एंटी मुस्लिम जो अपना नैरेटिव है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए इस तरह की पॉलिसीज़ का सहारा लेते हैं, और वहाँ पे स्टेट लेवल पे इस चीज़ों को पैटर्नाइज़ किया जा रहा है। ये बहुत दुख की बात है। और वहाँ पे स्पेशली ये जो रिसेंटली हिजाब का जो आया है इंसिडेंट, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। मेरा ये ख्याल है कि जो अव्वल तो मर्दों को इस पर बात ही नहीं करनी चाहिए कि औरतों को क्या पहनना चाहिए और क्या नहीं पहनना चाहिए। ये उनकी बिल्कुल फ्रीडम है, उनकी चॉइस है, वो जो मर्ज़ी पहनना चाहें। और अगर वो वो लेती हैं, निकाब लेती हैं जिसमें उनका फेस नज़र आ रहा है, वो भी अगर लेना चाहती हैं और उनकी अपनी चॉइस है, वो अगर ख़ुद उन्होंने वो चूज़ किया अपने लिए, तो वो कोई किसी रियासत को ये हक़ नहीं है कि वो उनसे वो राइट छीन सके। जहाँ पे वो पूरे पर्दे की बात आती है ना, जहाँ पे आपको सिर्फ आंखें नज़र आ रही हैं, तो वहाँ पे कुछ सिक्योरिटी इश्यूज आते हैं। वो थोड़ा ऑब्जेक्शनेबल चीज़ है, डिबेटेबल चीज़ है, क्योंकि उसमें बड़े सारे मसाइल हैं कि उसमें अक्सर ये भी देखने को मिला है कि कोई मर्द हज़रात भी जो हैं जहाँ पे जब लाल मस्जिद का वाक़या हुआ तो जो आजकल बड़े वो बनते हैं हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तो वो बुर्का पहन के बाहर निकले थे बचने के लिए। तो इस तरह के अफगानिस्तान में भी इस तरह के केसेस आए, यहाँ पे पाकिस्तान में भी कुछ आते हैं केसेस के दहशतगर्द बचने के लिए बुर्का पहन के निकल पड़ते हैं, क्योंकि उससे आपकी मसला ये है कि उससे आपकी पूरी आइडेंटिटी छुप जाती है। आपका जो फेस है वो आपकी आइडेंटिटी है, तो वो जब आपका पूरी आइडेंटिटी छुप जाती है और आप किसी और को इम्पर्सोनेट कर सकते हैं तो वहाँ पे सिक्योरिटी इशूज आते हैं। लेकिन जो इंडिया में मसला है वो तो उसका मसला नहीं, वो निकाब का मसला है जिसमें आपको पूरा फेस नज़र आ रहा है। तो वहाँ पे इस तरह से स्टेट को इंटरवीन करना किसी की पर्सनल लाइफ पे बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है, और यहाँ पाकिस्तान में भी होता है। और हम यहाँ पे उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं कि जब यहाँ पे उल्टी सीधी यूनिवर्सिटी जो है वो डायरेक्टिव्स निकालती हैं कि लड़कियों ने ये नहीं पहना, लड़कियों ने वो नहीं पहनना, उनके कपड़ों का उनकी पढ़ाई से कोई ताल्लुक नहीं है। तो वो जो भी पहनना चाहें वो पहन सकती हैं, उनका ये फंडामेंटल राइट है और ये हर मुल्क में हर रियासत को देना चाहिए। अच्छा, जब हम मुशर्रफ तौर की बात करते हैं, उन्होंने जो सूफीज़म है उसको प्रमोट करने के लिए काफ़ी कोशिशें की थी, और ब्रेलवी सेगमेंट को माना जाता है कि वो बिलीव करते हैं हारमोनी में। मतलब वो इस चीज़ के लिए उनको क्रेडिट दिया जाता है कि उन्होंने जो इंटरपर्सनल या इंटर जो फेथ है ना, हारमोनी में वो काफ़ी ज़्यादा उन्होंने काम किया है। लेकिन उसी सेगमेंट से एक जो टीएलपी जैसी जमात का निकलना कि जिनका स्टांस बहुत रिजिड है, उनके फॉलोअर्स के लिए वो स्टांस ठीक है, लेकिन उस सेगमेंट से इस सफ़र की बात करें अगर, वहाँ से यहाँ तक इतना आप वो एक्सट्रीम थी लव की, और ये एक दूसरी एक्सट्रीम है। तो ये सफ़र कौन से ऐसे इवेंट्स हुए थे जो उनको यहाँ तक लेके आए हैं?
देखें, ये बहुत ही आपका अच्छा सवाल है और बहुत ही आप कह लें कि इस पर हम काफ़ी देर भी बात कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक मेजर डिफरेंस बताऊँ ना, वो ये था कि रियासत ने पोस्ट प्री 9/11 जो हज़ारों उनकी उन्होंने जिन ग्रोहों को पैट्रोनाइज किया, वो उनका जो ताल्लुक था वो पर्टिकुलरली एक ही सेक्टर से था, देवबंद से। उसका नुकसान ये हुआ कि यहाँ पे जो बरेलवी तबका था ना, वो इनसिक्योर। सूफीज़म की जो आपने बात की ना, तो मुशर्रफ ने जो उसको प्रमोट किया वो भी अपने पॉलिटिकल मफादात के लिए था कि पाकिस्तान की और इस्लाम की एक पॉजिटिव इमेज पोर्ट्रे की जाए पूरी दुनिया में, क्योंकि वेस्ट आपको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहा था आपके डुअल रोल के ऊपर, जो कि आप खेल भी रहे थे। आप वहाँ से अफ़गान तालिबान को भी अंदर अंदर से सपोर्ट कर रहे थे, और जिस बंदे के ख़िलाफ़ जंग हुई 20 साल, जिसकी वजह से यहाँ पे हज़ारों लोग मरे, वो आपकी एकेडमी से कुछ किलोमीटर दूर पाया गया। तो इसने बहुत ज़्यादा सवालात खड़े कर दिए कि पाकिस्तान का क्या रोल था वॉर टेरर के ऊपर। तो वो वेस्ट का जो क्रिटिसिज्म था उसको काउंटर करने के लिए इस्लाम की एक आप कह लें कि मॉडरेट उसको इमेज को पोर्ट्रे किया गया, और उसी के नतीजे में जवेद अहमद गामदी साहब को इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल का हेड भी लगाया गया। फिर काफ़ी ज़्यादा जब क्रिटिसिज्म हुआ, हाँ, राइट ग्रुप्स की वजह से उनके ऊपर 2 अटैक भी हुए, फैसिनेशन अटैम्प्ट्स भी हुई, और वो फिर बाहर चले गए, फिर उनको उनकी जगह किसी और को लगा दिया। तो ये सारे इकदाम इसलिए थे कि पाकिस्तान के इस्लाम की एक मॉडरेट इमेज पेश की जाए सूफीज़म की। और बरेलवी मकतब फ़िक्र की अगर आप बात करें ना, उसकी आप हिस्ट्री देखें तो वो शुरू से ही हमेशा से वो एक सूफीज़म और मॉडरेट इस्लाम की पैरवी करते आए हैं और उसी को फॉलो करते हैं। लेकिन इन सारे वाक़यात ने उनको इनसिक्योर किया, और फिर वो जो है आहिस्ता आहिस्ता रिजिड इस्लाम की तरफ अपनी स्पेस दोबारा रिक्लेम करने के लिए वो उस तरफ गए। और TLP की जहाँ तक बात है, तो TLP भी एक पूरा फिनोमिना है। TLP का जो सारा शुरू हुआ सलमान तासीर की शहादत से, जिसे बहुत लोग वैसे नहीं डिसएग्री करेंगे। तो वो वहाँ से स्टार्ट हुआ, और वहाँ पे जब पता चला कि यहाँ पे एक रूम है, इसको अपनी पॉलिटिकल रेलिवेंस को आप कह लें कि क्लेम करने का, तो उन्होंने वहाँ पे ये कहा कि हम जो हैं मुमताज़ कादरी के लिए उसके हक़ में निकलेंगे और उसको बचाने के लिए एक मूवमेंट बनाई गई। उस टाइम TLP का नाम नहीं था, क्योंकि उस टाइम 3-4 जमातें उन्होंने मिल के इल्हाक किया था, और उसका नाम तो उस टाइम कुछ और था, उसको किया। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जब रियासत ने, मैं PM को बड़ा क्रेडिट दूंगा कि उन्होंने घुटने नहीं टेके, और जो कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए था, जो अदालतों का हुक्म था, उसको इम्प्लीमेंट करवाया। उसका क्रेडिट नवाज शरीफ और PM गवर्नमेंट को जाता है। उसके बाद जब उनको पता चला कि हमारी यहाँ दाल नहीं गिलनी, तो फिर उन्होंने 2 नए इशू उठा लिए। एक इशू उन्होंने उठाया ब्लास्फेमी का, एक इशू उन्होंने उठाया खत्म नबूवत का। आप भी इस मुल्क में पैदा हुए हैं, मैं भी इस मुल्क में पैदा हुआ हूँ, मेरी तकरीबन 25 साल उम्र हो गई है। मुझे यकीन माने कॉलेज तक नहीं पता था कि अहमदी कम्युनिटी कोई इस मुल्क में रहती है जिनके ये नज़रियात हैं, और मुझे ब्लास्फेमी का नहीं पता था कि ब्लास्फेमी के किसी पे इल्ज़ाम लगता है तो उसके साथ ये होता है, और यहाँ पे ये इतनी ब्लास्फेमी हो रही है। ये पिछले 5-7 सालों में हमने देखा है कि एकदम ये इशू जो है उठाया गया है। आपने कभी सुना था कि यहाँ पे कोई बहुत बड़ा मसला है ख़त्म नबूवत को इस मुल्क के अंदर, जहाँ पे 97% मुसलमान रहते हैं, और उसमें से 99% जो हैं, बल्कि आप कहने के 80% ऑलमोस्ट जो हैं, वो बरेलवी मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हैं। वहाँ पे कैसे ख़त्म नबूवत को कोई मसला हो सकता है? ये सिर्फ इन इशूज़ को उन्होंने इस्तेमाल किया अपनी पॉलिटिकल गेम्स के लिए, और इन इश्यूज़ को उन्होंने एक्सप्लॉइट किया। मैं ये कहूँगा कि इनको एक्सप्लॉइट किया, इस्लाम को एक्सप्लॉइट किया अपने मफादात के लिए। और आपको पता है कि ये चीज़ें इतनी सेंसिटिव हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत होगी और तौहीन का मसला होगा, कि इस पर सारे मुसलमान बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। और उन्होंने यही जो दुखती आ गया मुसलमान की, वो पकड़ी है कि ये वो इश्यूज़ हैं जहाँ पे हमें लोग सपोर्ट करेंगे, और लोग करते हैं। लोग ये आम आदमी ये समझता है कि मैं कोई इस्लाम की खिदमत कर रहा हूँ, लेकिन उसको नहीं पता कि जब उसने मियाँ चन्नू में एक जो कि बंदा मेंटली भी डिसेबल था 15-16 साल से, उसको जब पत्थरों से उसने मारा, तो वो इस्लाम की खिदमत नहीं कर रहा। मैं दोबारा ये कहूँगा कि पाकिस्तान में ये जो एक्स्ट्रा जुडिशल मर्डर्स हो रहे हैं लोगों के ब्लास्फेमी के नाम के ऊपर, ये इसका क्रेडिट TLP को जाता है, जिन्होंने अपने धरनों में खुले आम ये नारे लगवाए हैं कि ब्लास्फेमी करने वाले की, तौहीन करने वाले की सर तन से जुदा। इस तरह के जाने नारे जब आप
पब्लिक स्पेसिस पे लगाएंगे, उससे आप क्या लोगों को तरबियत कर रहे हैं, उनको आप प्रोवोक कर रहे हैं कि किसी पे अगर उनको इल्ज़ाम भी कोई बंदा किसी पे लगा दे तो उसको वहीं पे कत्ल कर दो। आप भी जूरी हैं, आप ही एग्जीक्यूशन हैं, आप ही अदालत हैं, सब कुछ आपने खुद ही करना है। उनके पॉइंट ऑफ व्यू की अगर हम बात करते हैं तो जैसे सियालकोट का वाक़या हुआ था, तो तब मैंने एक उनके फॉलोअर से बात की थी, दोस्त ही है मेरा, तो वो कहता है इससे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो लेकिन वहाँ पे बात यही आती है कि जब आपका वे ऑफ कम्युनिकेशन होता है, जब आप लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर हो या रिलीजियस लीडर हो, तो वो जिस टोन में बात करता है, जिस लहजे में बात करता है, वो बहुत ज़्यादा हद तक उन जो जो सुन रहे होते हैं, जो आपकी ऑडियंस होती है, उसको माइंड शेपिंग करते हैं, उसका जो आइडियाज़ है वो बनाते हैं। तो एक तो आइडियाज़ आपने पहले बना लिए हैं, उसके बाद आप उस चीज़ से इनकारी हो रहे हैं, इसकी क्या वजह है? देखें, इसकी वजह यही है कि ये लोग इस्लाम की खिदमत नहीं कर रहे ना। अगर ये वाकई समझते, बेशक ये चीज़ गलत है, लेकिन अगर ये अपने कॉज के साथ सिंसियर होते हैं तो ये डटते उसके ऊपर कि हाँ हमने किया है, ये उसको ऑन करते। ये आप क्यों डिसऑन कर रहे हैं सियालकोट वाक़े के ऊपर, ये जानते हुए कि जिन 2 लोग सबसे आगे थे, जिनका इंटरव्यू भी इस टाइम इंटरनेट पर पड़ा हुआ है, वो अपने इंटरव्यू के अंदर लब्बैक या रसूलुल्लाह के नारे लगा रहे हैं। अब लब्बैक या रसूलुल्लाह के नारे कौन सी पॉलिटिकल जमात पाकिस्तान के अंदर लगाती है? एक ही जमात है जो लगाती है, ठीक है। अब वो कहेंगे कि जी ये तो ऐसा नारा जो हर मुसलमान लगाता है। तो क्या टीएलपी से पहले कभी आपने नारा सुना था कि किसी भी मैं भी इस मुल्क में पैदा हूँ ना, आप इस मुल्क में पैदा हुए हैं, मैंने भी इस मुल्क में बहुत ज़्यादा मजहबी जो इज्तिमा हैं वो अटेंड किए हैं, मैंने आज तक ये नारा कभी नहीं सुना था कहीं पे भी, लब्बैक या रसूलुल्लाह का नारा कहीं पे भी ये नारा लगाओ। ये किसी सियासी जमात नहीं लगाती कोई नारा, कोई मजहबी जमात नहीं लगाती, ये नारा सिर्फ एक जमात का मुस्लिक है और ये उसी के जो पैरोकार हैं वो लगाते हैं। तो क्यों वो 2 लोग तो थे इंटरव्यू के अंदर ये नारे लगा रहे थे? और फिर चले अगर डायरेक्ट ताल्लुक नहीं भी है, फ़र्ज़ करें वो बंदा टीएलपी के नहीं भी है जिन्होंने ये किया है, तो आपने ये तरबियत नहीं लोगों की कि कहीं पे भी कोई बंदा मिले जिस पे इल्ज़ाम लगा है गुस्ताखी का, आप उसको वहीं पे कत्ल कर दो। खादिम रिजवी ने पूरी ज़िंदगी से इसकी तरबियत नहीं की अपने लोगों की, अपने फॉलोअर्स की। उसके बाद जो ये इनका है, तो इसके ऊपर पूरा एक गाना भी है सर तन से जुदा, इसका मैंने वो भी सुना हुआ है कि इन्होंने पूरा इस पर गाना बनाया हुआ है इसके ऊपर। तो ये इनकी जो पूरी पॉलिटिकल इनका जो पैराडाइम है वो सिर्फ 2 इशूज़ के इर्द गिर्द घूम रहा है, जिससे मैंने आपको पहले बताया, एक ब्लास्फेमी और एक जो है खत्म नबूवत। इन 2 इशूज़ को इन्होंने एक्सप्लॉइट किया है अपने सियासी मफादात के लिए, अभी भी कर रहे हैं। और जो इनके फॉलोअर्स हैं वो समझते हैं उनकी, ये आप समझ लें कि क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कितनी पॉलिटिकल इलिटरेसी है, लोगों को सियासी जो है वो शऊर नहीं है, और वो ये समझते हैं कि हम इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं, लेकिन वो इस्लाम की नहीं बल्कि एक सियासी जमात की खिदमत कर रहे हैं जो कि इस्लाम को एक्सप्लॉइट कर रहा है। इसमें जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, मतलब स्टेट का रोल तो ऑब्वियसली कहीं होता ही है, मेन रोल स्टेट का ही है। तो इस तरह जब हम देखते हैं कि जब पहले धरना दिया था टीएलपी ने इस्लामाबाद में, तो हमारे जब वफाकी वज़ीर हैं, वज़ीर दाखिला जो हैं शेख रशीद साहब, तब गवर्नमेंट जब थी नवाज शरीफ की, तो इन्होंने बयान दिया था कि हम इनके साथ हैं, टीएलपी के साथ हैं, तो उनकी डिमांड्स मान ली जाएँ। मतलब उनको तब भी पता था कि अंदर की कहानी क्या है, उसके पीएमएलएन के ख़िलाफ़ वो क्यों आए हैं, किसने कौन लाया है उनको। तो जब भी पॉलिटिकल लीडर्स इस तरह की पॉइंट स्कोरिंग करते हैं, तो इनको इस बात का ख्याल होता है, इवन देन ये लोग इस चीज़ से बात क्यों नहीं आते? देखें, ये बहुत ही बड़ा अलमिया है पाकिस्तान के अंदर कि यहाँ पे रियासत सपोर्ट करती है और शेख रशीद किसके स्पोक्स पर्सन है सबको पता है, वो किसके टाउट हैं इस मुल्क में और किन का बयानिया वो सामने लेके आते हैं। उस टाइम अगर वो सपोर्ट कर रहे थे टीएलपी को, उसका मतलब है कि वो सपोर्ट नहीं कर रहे थे, वो पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट टीएलपी को सपोर्ट कर रही थी। और इसका सबूत बाद में आया जब काजी फायद ईसा की जो जजमेंट आई, जिसमें उन्होंने बताया कि आपने कैसे जिन्होंने इस मुल्क के पुलिस वालों को शहीद किया, पब्लिक प्रॉपर्टी के नुकसान पहुंचे, आपने उनको 1000 रुपये बांटे, ठीक है। और आपने एक पॉलिटिकल जमात मैन्युफैक्चर की। टीएलपी पहले एक सियासी जमात नहीं थी, इसको सियासी जमात बनाया गया। और क्यों बनाया गया? उसको बनाने का मकसद ये था कि पीएमएलएन का वोट काटा जाए, उनका वोट तोड़ा जाए, और जो कि जिस पे वो जीते। पीएमएलएन का वोट बहुत ज़्यादा तोड़ा टीएलपी ने, ठीक है। वो इस मुल्क की 5वीं बड़ी जमात बन के सामने है, जिन्होंने 25 लाख वोट लिए। 25 लाख वोट लेना कोई आसान बात नहीं है, और ये 25 लाख वोट मेजोरिटी पीएमएलएन के वोट थे। अगर आप ये पीएमएलएन को उनके वोट बैंक में इसको ऐड करें तो वो इस पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात बन के सामने आती है। तो वो अपने सियासी मफादात के लिए रियासत ने सपोर्ट किया। उस टाइम उसको पीटीआई की इतनी खुशकिस्मती थी कि उनके पॉलिटिकल जो अपोजिशन थी उन्होंने ये काम नहीं किया, हालांकि इन्होंने किया जब वो पावर में थे। तो उसके बावजूद इन्होंने घुटने टेके उनके खिलाफ। जब 2017 और 18 का धरना हुआ तो तब यहाँ पे जब जाहिद हामिद का इस्तीफ़ा दिया उन्होंने, पीएमएलएन ने, वो इस वजह से दिया, एहसन इकबाल के ऊपर गोली चली जो कि उस टाइम इंटीरियर मिनिस्टर थे।
उन पर भी गोली चली। जाहिद हामिद का इस्तीफ़ा हुआ, वो इसी वजह से हुआ कि स्टेट भी खिलाफ, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट भी खिलाफ थी PMLN के, और अपोजिशन पार्टीज भी साथ नहीं दे रही थी। लेकिन PTI की खुशकिस्मती थी कि PMLN ने कोई पॉलिटिकल स्कोरिंग नहीं की। PTI के ज़माने में 2 धरने हुए हैं TLP के, ना पीपल्स पार्टी ने पॉलिटिकल स्कोरिंग की है उसके ऊपर, किसी एक आधे बंदे ने कर दी तो वो अलग बात है, लेकिन एक पूरी जमात ने उसके ऊपर पॉलिटिकल स्कोरिंग नहीं की, जो जिसका क्रेडिट जाता है पीपल्स पार्टी को भी और PMLN को भी। लेकिन उसके बावजूद उनसे वो कंट्रोल नहीं हुआ। तो जो आखिरी धरना हुआ उसमें तो ये भी कहा जाता है कि इमरान खान, जो सोर्सेस अंदर की खबरें वो ये कहती हैं कि इमरान खान ने फैसला कर दिया था कि TLP के ख़िलाफ़ बाय फोर्स एक्शन किया जाएगा, लेकिन आर्मी ने मना किया, और आर्मी ने साथ छोड़ दिया PTI का। और फिर आपको पता है कि जो मीटिंग हुई, जो लास्ट मीटिंग हुई, जो आर्मी चीफ़ के घर में हुई, जिसमें मुफ्ती मुनीब की तस्वीरें भी सामने आई आर्मी चीफ़ के साथ, और कुछ और मौलाना हज़रात उनकी तस्वीरें भी सामने आई। तो ये हमें यहाँ पर समझ में आती है कि ये फिर मुल्क कौन चला रहा है। क्या सियासी जमातें जिनको अवाम का मैंडेट हासिल है, क्या वो इस मुल्क की पॉलिसी का फ़ैसला कर रही हैं, या वो लोग फ़ैसला कर रहे हैं जिनका काम जो है वो सिर्फ बॉर्डर की हिफाजत करना है। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे 2 ऑप्शंस इश्यूज़ हैं। एक कोई ब्लास्फेमी है, तो ये लॉ काफ़ी वेग है, और इसमें अब सियासत जो स्टेट है वो किस तरह इस तरह के केसेस को डील करती है वो बहुत ज़्यादा मैटर करेगा कि आगे फ्यूचर इसका क्या होगा। जब हमारे पास ब्लास्फेमी का एक इशू है, एक दूसरा हमारे पास इशू है वहाँ जो फ्रांस के सफ़ीर का, जो वहाँ पे चीज़ें होती हैं। तो अब गवर्नमेंट इस चीज़ को कैसे टैकल करे कि जो इन ये हमारे पास रिलीजियस ग्रुप्स हैं, कि इनकी डोमिनेशन है वो कम हो जाए, ताकि स्टेट उस तरह इन चीज़ों को कंट्रोल कर ले कि इनको मौका ना मिले कि इन चीज़ों को कैश किया जा सके। अगर ब्लास्फेमी का मसला है तो इस तरह के लॉज बना दिए जाएँ कि एक आम आदमी को पता हो, या इस तरह की अवेयरनेस करवाए लोगों को दी जाए कि आपने ये चीज़ करनी नहीं, ये स्टेट का काम है। अगर आप एक स्टेट में रहते हैं, वहाँ पे कोई कर रहा है ब्लास्फेमी, तो स्टेट उसको सज़ा देगी, और स्टेट इस चीज़ को इंश्योर करे कि प्रॉपर जस्टिफिकेशन से, प्रॉपर प्रूफ के साथ उस पर काम करे। अगर स्टेट की तरफ से इतना ज़्यादा इनपुट आएगा तो क्या ये चीज़, इनकी जो डोमिनेशन है वो ख़त्म हो पाएगी? देखें, जो ब्लास्फेमी लॉ का मसला है ना, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स मसला है, और आई बिलीव उसको हम शायद इस पॉडकास्ट में भी पूरी सही तरीके से ना कवर कर सकेंगे। बहुत ही वास्ट और कॉम्प्लेक्स मसला है। 295 जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन की शिक, ये ऐड की गई थी ब्रिटिश रूल के अंदर। उस टाइम पे ये पाकिस्तान का आइन नहीं है बेसिकली, ये उस टाइम जो ब्रिटिश जब सब कॉन्टिनेंट में हुकूमत कर रहे थे, तो उस टाइम जो फसादात हो रहे थे मुसलमान और हिंदुओं के, उसको कंट्रोल करने के, क्योंकि मुसलमान हिंदुओं की जो रिलीजियस बिलीफ्स उनको करते थे, इंसल्ट मॉक करते थे, और जो हिंदू थे वो मुसलमानों को करते थे। तो वो जो कम्युनल वायलेंस था उसको कंट्रोल करने के लिए ये शिक डाली गई। उसके बाद जो 295C है, जो कि तीसरी शिक है, जिसका मतलब यह है कि अगर कोई शख्स पाया जाएगा गुस्ताखी करते हुए तो उसकी सज़ा जो है वो सज़ाए मौत है। ये जनरल ज़िया-उल हक ने डलवाई, और ये सिर्फ़ और सिर्फ अपने मौलवियों को खुश करने के लिए डलवाई, और इसका कोई ताल्लुक़ इस्लाम के साथ नहीं। मैं बड़े चैलेंज के साथ बात करता हूँ कि 295C है, ये एक अन इस्लामिक शिक है, इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है, और इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि अगर किसी इंसान ने तौहीन की है तो उसको उसकी सज़ाए मौत है। वो मैं क्यों करता हूँ? इस वजह से करता हूँ कि इस मुल्क की जो मेजॉरिटी है वो फॉलोअर है इमाम अबू हनीफा की, जो अपने आप को हनफी कहती है। इमाम अबू हनीफा की जो टीचिंग्स हैं इस बारे में बड़ी क्लियर हैं। वो ये कहते हैं कि जो तौहीन का मसला है, अव्वल तो ये जो कानून है ये नॉन मुस्लिम्स के ऊपर अप्लाई नहीं होता। ठीक है, वो क्यों अप्लाई नहीं होता? वो इसलिए अप्लाई नहीं होता कि जो नॉन मुस्लिम है वो ऑलरेडी शिरक कर रहा है। शिरक इस्लाम में सबसे बड़ा गुनाह है, शिरक से बड़ा कोई गुनाह नहीं है। इस पे तो सब लोग मुत्तफिक हैं कि जो अल्लाह ताला की जो वादानियत है उस पर कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है, उससे बड़ा कोई गुनाह नहीं है। तो जब शिरक की दुनिया में कोई सज़ा नहीं है, तो फिर उसके जो नीचे वाले जितने भी गुनाह हैं उसकी आप दुनिया में कैसे सज़ा दे सकते हैं? ये एक बहुत लॉजिकल आप कह लें कि एक इनपुट है जो इमाम अबू हनीफा ने दी, और उन्होंने कहा कि जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनके ऊपर ये कानून अप्लाई नहीं होता। अब बात आ गई मुसलमानों की, तो आप मुझे बताएं कोई सेन मुसलमान जिसका दिमाग ठीक है वो कभी भी इस्लाम की तौहीन करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। तो ये जो कानून है ये बिल्कुल भी आप कह लें कि ना ही इस्लाम की टीचिंग्स के साथ है, ना ही कोई सिविलाइज्ड सोसाइटी में इस तरह का कानून जो है वो बनना चाहिए।
ये सिर्फ और सिर्फ एक डिक्टेटर ने अपनी पॉलिटिकल रेलिवेंस को बरकरार रखने के लिए, अपने पॉलिटिकल मफादात के लिए कानून जो है इसको डाला। और जो इस्लामिक टीचिंग्स हैं वो बिल्कुल इसके बरखिलाफ़ हैं। वो ये कहते हैं कि मुसलमान ने भी किया तो उसको 2 से 3 दफ़ा ये मौका दिया जाएगा कि वो उसको रिपेंट करे और कहे कि अगर वो माफ़ी मांगे उसको छोड़ दिया जाएगा। इस तरह की कोई चीज़ भी इस कानून के अंदर ऐड नहीं की गई। और फिर अगर कोई किसी पर झूठा इल्ज़ाम लगाता है उसकी सज़ा भी नहीं मुतय्यन की गई। यहाँ पे मोस्टली तो गलत इल्ज़ाम लगाए जाते हैं लोगों के ऊपर, अपने उनका कोई पर्सनल मसला होता है, अक्सर तो कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट किसी पे होता है तो वो किसी पे तो इनका इल्ज़ाम लगा देता है, 10-15 बंदे इकट्ठे करता है उसको वहीं मरवा देता है। तो जो बंदा गलत इल्ज़ाम लगा रहा है उसकी कोई सज़ा नहीं है, और जिसकी जो कर भी रहा है उसकी सज़ा भी इस्लाम के साथ जो है वो मुताबिकत नहीं रखती। तो ये कानून हर लिहाज से गलत है। लेकिन अब मसला ये पैदा हो चुका हुआ है कि इस कानून के बनने के बावजूद, अगर मैं फैक्ट्स बताऊँ तो 1947 से 1985 तक जब ये कानून आया, 86 में आई थिंक है, तब तक सिर्फ 2 लोग ऐसे थे जिनको एक्स्ट्रा जुडिशली मर्डर किया गया था, मतलब जिन पे इल्ज़ाम लगा था और उनको अदालत उनका केस के अलावा ही उनको ना वहाँ पे मॉब ने मार दिया आके। और 86 के बाद 2021 तक 60 लोगों को मार दिया हुआ है। यानी आप देखते हैं कि इस कानून के ने एक्स्ट्रा जुडिशल मर्डर में कितना ज़्यादा रोल प्ले किया है। और 86 से पहले जो ब्लेसमी केसेस थे वो भी आज से 10 गुना कम थे। यानी कि इस केस क्या इससे पहले मुसलमान नहीं रहते थे इस मुल्क के अंदर, या नॉन मुस्लिम नहीं रहते थे, तो क्यों तब केस क्यों कम थे और इस कानून के बाद केसेस क्यों बढ़ गए? क्योंकि इस कानून को गलत इस्तेमाल किया गया, इसको मिसयूज़ किया गया अपने पर्सनल सपोर्ट्स के लिए। तो ये कानून जो है इसको अब मसला ये है कि यहाँ पे इस कानून के होने के बावजूद अगर ये हाल है तो ये खदशा पाया जाता है, जो कि मुझे भी लगता है कि अगर ये कानून बिल्कुल एकदम से ख़त्म कर दिया गया ना तो फिर ये मसला ज़्यादा ख़राब हो सकता है। क्योंकि अब तो हम लोग हैं, हम ये कहते हैं कि यार एक कानून है ना, उसके एक पूरा प्रोसीजर है, लीगल प्रोसीजर है। अगर किसी ने किया है तो पहले अदालत जाए, उसके खिलाफ वो सबूत करे, पेश करे, पूरा एक जो लीगल प्रोसीजर है उसका ट्रायल हो, उसके बाद जो सज़ा है। अगर तो आप कानून ही ख़त्म कर देंगे फिर उनके पास ज़्यादा आप ये कह लें कि उनको ये एक मिल जाएगी, लीवरेज मिल जाएगी, वो कहेंगे यार इस मुल्क में तो कोई कानून नहीं है तो इनके लिए। तो मेरा ये ख्याल है कि इस कानून को अब बिल्कुल ख़त्म करने के बजाय इसको इस्लाम के मुताबिक जो इस्लाम की टीचिंग उसके ऊपर लेके आया जाए और उसको जो है अमेंड किया जाए, एबॉलिश करने के बजाय इसको अमेंड किया जाए, और ताकि और फिर जो रूल ऑफ लॉ है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। फिर ही जाके जो है ना इस मुल्क में जो झूठे ब्लेसमी केसेस हैं और ये सारे मामलात हैं, जिस तरह मियाँ चन्नू में हुआ, फिर सियालकोट का वाक़या हुआ, और इसके साथ साथ जो हमारी रिलीजियस आप कह लें कि एलीट है इस मुल्क की, बड़े बड़े जो हमारे मौलाना हजरात हैं, उनको चाहिए कि वो इस पर बड़ा अहम रोल प्ले करें। वो अपने बयानात में बताएं कि ये चीज़ ठीक नहीं है और आप कभी भी कानून को अपने हाथ में लेना, ये कहीं पे भी इस्लाम इस चीज़ की जो है वो तालीम नहीं देता। और ब्लेसमी लॉ के ऊपर स्टेट लेवल पे एक डायलॉग होना चाहिए, एक बात होनी चाहिए कि इस्लाम की क्या टीचिंग है इसको, और इसको इस्लाम के ही आप कह लें कि उसमें जो पैमाना है उसके हिसाब से इसको अमेंड करने की ज़रूरत है। तो अब हमें सारे मसाइल का इल्म है कि पहले जिस तरह रियासत ने देवबंद ग्रुप को किया, पैट्रोनाइज किया, फिर लेटर ऑन TLP को पैट्रोनाइज किया गया, यूज़ किया गया। अब इन मसाइल का हल भी चाहिए हमें, क्योंकि कहीं ना कहीं तो हमने जाना ही है एट द एंड। क्योंकि अगर रियासत के रोल की बात करें या हमारे पास जो रिलीजियस लीडर्स हैं उनके रोल की बात करें, तो अब एक सोल्यूशन क्या होना चाहिए इस चीज़ को कैटर करने के लिए कि जो रिलीजियस ग्रुप है उसको भी अपनी डिमांड्स मिल जाए, वो भी सेटिस्फाई हो जाए, और जो हमारे पॉलिटिकल डायलेमा है ये भी नॉर्मलाइज हो जाए। इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है? देखें, सबसे अहम और सबसे आप कह लें कि प्रोमिनेंट फॉरमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो रियासत की बनती है, क्योंकि उन्होंने ही इस चीज़ को तूल बख्शी है इस मुल्क के अंदर, और वही इसको ख़त्म कर सकते हैं। उसका उनका जो कोर्स ऑफ एक्शन है वो मेरे नज़दीक ये होना चाहिए कि सबसे पहले तो रियासत एक न्यूट्रल एंटिटी बन के सामने आए, ठीक है। वो उसका झुकाव किसी भी मजहबी गिरोह की तरफ नहीं होना चाहिए, ना ही किसी ख़ास मज़हब की तरफ होना चाहिए, ना ही किसी मसलक की तरफ होना चाहिए। वो एक न्यूट्रल एंटिटी होनी चाहिए, और उसको चाहिए कि वो सब सिटीजन्स को इक्वली ट्रीट करे। इस मुल्क में कोई भी सेकंड क्लास सिटीज़न बन के ज़िंदगी ना गुजारे, ठीक है। अव्वल बात ये। दूसरी बात ये कि अब करना क्या है? करना ये है कि सबसे पहले तो आपने जो करिकुलम के अंदर मसाइल हैं, बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, उसको आपने कैटर करना है। इस मुल्क में जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ जो वहाँ पे हेट्रेड है उसको ख़त्म करना है, और उसके अलावा आपने डाइवर्सिटी, टॉलरेंस, इस तरह की चीज़ें
जो है वो इनकलनेट करनी है करिकुलम के अंदर। आपने इंटरफेथ हार्मनी को प्रमोट करना है करिकुलम के अंदर, और आपने फिर इंटरफेथ हार्मनी को प्रमोट करने के लिए आपको खुद भी आपको चाहिए कि आपके जो मेन लोग हैं, यानी कि वज़ीर आज़म हैं, फिर वज़रा हैं, वो जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं उनके साथ मिलें, उनके लीडरान को आप ऑन बोर्ड लें और फिर कोई ऐसी पॉलिसी मुरतब दें जिससे पाकिस्तान में इंटरफेथ हार्मनी को मजबूत किया जा सके। फिर जो पॉलिटिकल जमातें हैं उनको चाहिए कि वो किसी भी किस्म की, जो आप कहते हैं ना कि इस्लाम को अपने सियासी मफादात के लिए यूज़ करते हैं, जो रिलीजियस कार्ड खेलते हैं, ये बंद होना चाहिए। जब तक आप रिलीजियस कार्ड खेलना बंद नहीं करेंगे तब तक इस मुल्क में रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म ख़त्म नहीं होगा। ये कार्ड वही है जो शेख रशीद ने खेला था जब पीएमएल गवर्नमेंट में थी। तो आप जब तक रिलीजियस कार्ड खेलेंगे, लोगों के अकायद उनसे टीवी में पूछेंगे आपके कीदे के हैं, आपको सूरत नहीं आती तो उस पर उनको आप क्रिटिसाइज़ करेंगे, इस तरह की चीज़ें जब तक नहीं ख़त्म होंगी हम एक्सट्रीमिज़म को काउंटर नहीं कर सकते। तो सियासी जमातों का भी ये रवैया होना चाहिए कि वो बिल्कुल भी प्योरली जो डायलॉग होना चाहिए या किसी भी क्रिटिसिज्म होना चाहिए तो वो उसकी जो पॉलिटिकल परफॉर्मेंस है उसके ऊपर होना चाहिए, ना कि उसके मज़हब के ऊपर होना चाहिए, ना ही उसकी एथनिसिटी के ऊपर होना चाहिए। तो इन चीज़ों को ये उनकी है। और सोसाइटल लेवल पे और फिर जो क्लैरिक्स का जो मौलाना हजरात का जो रोल है वो बहुत अहम है कि वो इसमें सामने, और इसमें रियासत को चाहिए जिस तरह पहले हुआ कि मॉडरेट जो उलमा हैं उनको मेन स्ट्रीम में लाया जाए, ये बहुत ज़रूरी है। जावेद अहमद गामदी साहब जैसे लोग हैं जो कि इंटरफेथ हार्मनी को प्रमोट करने के लिए उनकी काविशें हैं। उसके अलावा बरेलवी मकतबा फ़िगर से जिन्होंने पीएमएल को बड़ा टफ टाइम दिया इमरान खान के साथ मिल के, तो मौलाना क्या नाम का ताहिरुल कादरी साहब, उनको सामने लेके आना चाहिए। उनका जो पॉलिटिकल कैरियर है ना उसको आप निगेट कर दें, लेकिन उनकी जो सर्विसेज है ना रिलीजियस इंटरफेथ हार्मनी के लिए और इस मुल्क में रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म ख़त्म करने के लिए उन्होंने पता नहीं कितनी किताबें लिखी हैं इसके ऊपर, तो वो उनकी सर्विसेज को इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस तरह के जो लोग हैं जो कि मॉडरेट इस्लाम के पैरोकार हैं इनको मेन स्ट्रीम में लाया जाए। ये अपनी जब तब्लीग करेंगे ना इन चीज़ों के ऊपर तो उसी से सोसाइटल लेवल के ऊपर चेंजेस आएंगे आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि इसमें टाइम लगता है। और ये सब चीज़ें एक साथ हों और फिर जाके जो है ना कोई 10-15 सालों में जाके एटलीस्ट कुछ आपको एक टेंजिबल रिजल्ट्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो हमारा ये पॉडकास्ट करने का मकसद ये है कि जो स्टूडेंट्स हैं या जो यूथ है हमारी, जो 65% से ज़्यादा है इस मुल्क में, उनको अपने आइडियाज़ पे काम करने की ज़रूरत है। वो ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों को पढ़ें कि वाकई इश्यूज़ हैं क्या। हम सारे मुसलमान हैं इस मुल्क में, मेजॉरिटी मुस्लिम कंट्री है, तो यहाँ पे एज सच ये इश्यूज़ होने नहीं चाहिए जिन इश्यूज़ की बेस पे हम ये बातें करते हैं। बाकी जो स्टेट का रोल है वो ऑब्वियसली उसको कोई निगेट नहीं कर सकता। स्टेट को अपना रोल प्ले करना पड़ेगा इस चीज़ को काउंटर करने में, लेकिन उससे भी ज़्यादा जो मेन रोल है वो हमारा है एज अ मीडिया प्रोफेशनल। या अभी हम स्टूडेंट्स हैं लेकिन काम कर रहे हैं, अपना रोल हम प्ले कर रहे हैं। हमारा ये काम बनता है कि आपको वो चीज़ें बताएं जो वाकई अहम है, और इस चीज़ को कंसीडर करते हुए आपको अपनी आइडियोलॉजीज़ बनानी है। इस्लाम हमें हमेशा म्याना रवी का दर्स देता है, तो आप कोई चीज़ आपके आइडियाज़ के ख़िलाफ़ जाती है तो उसमें बर्दाश्त होनी चाहिए। जो अदम बर्दाश्त हमारे माशरे में बढ़ती जा रही है, ये भी एक वजह है रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म को इतना ज़्यादा प्रमोट हो रही है। तो हम अपने गेस्ट के भी बहुत शुक्रिया गुज़ार हैं कि उन्होंने प्रॉपर फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ हमें बताया है कि क्या चीज़ कितनी ज़रूरी है और इस चीज़ को कैसे कैटर किया जा सकता है। तो मिलते हैं आपसे अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए आप अपने आइडियाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें इन अ पॉजिटिव वे। अल्लाह हाफिज़।